तो हम लोग बात कर रहे थे थर्ड केस पर। दोनों ब्लॉक पर कुछ कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया गया है और हम लोग को मैक्सिमम एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पर, जैसे जब भी दो ब्लॉक या दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा? जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो चुका है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है। और मिनिमम सेपरेशन के टाइम पर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन रहता है। ये बात हम लोग काइनेमेटिक्स के टाइम पर जब रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे तब ये बात हम लोग किए थे। इसके पिछले वाले केस में भी हम लोग इसको इस्तेमाल किए हैं। सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से देखने वाले हैं, एक बार ग्राउंड फ्रेम में और दूसरी बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्राउंड फ्रेम में। जब इसको ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे, ये आगे जा रहा है। देखो इस समय इसका एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो 2f/m के बराबर है और इसका एक्सेलरेशन f/2m, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो ये तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, इसका भी बढ़ने लगेगा, लेकिन इसका ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, ये भी गेन कर लिया। लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन, इसका वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, इसका कम बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। सेपरेशन बढ़ते ही इस पर 2f के साथ में इधर kx भी लगना चालू हो जाएगा और इस पर इधर f के साथ में kx लगना चालू हो जाएगा। तो इसका भी वेलोसिटी इधर बढ़ रहा है, इसका भी वेलोसिटी इधर बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते बढ़ते, और जब तक आगे वाले का वेलोसिटी पीछे वाले से ज़्यादा है तो सेपरेशन क्या हो रहा होगा? बढ़ते जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही एक्सटेंशन चालू हुआ, एक्सटेंशन हुआ, तुरंत इस पर 2f के साथ में kx भी पीछे लगने लग गया और इस पर f के साथ में kx आगे लगने लग गया। तो सेपरेशन बढ़ते जा रहा है। ये सेपरेशन कब तक बढ़ेगा? हम लोग जानते हैं कि जब तक दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता, मतलब जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो जाता। वेलोसिटी सेम हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम वाला सिचुएशन अराइव हुआ। कब? दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम आया जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो चुका है, v। इस प्रोसेस में ब्लॉक m जो है ये डिस्प्लेस हुआ x1 और ब्लॉक 2 अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ x2। इस पर फोर्स इधर F लग रहा है और इस पर इधर 2F लग रहा है। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सिचुएशन नया है। क्यों? यहां पर अब तुम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे इक्वेशन के बारे में नहीं सोच सकते हो। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। यहां पर दोनों पर कुछ कुछ फोर्सेस लग रहा है और सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहां LMC वाला बात नहीं लग सकता। और अगर यहाँ पर MEC लगाना होगा तो वो MEC के फॉर्म में नहीं लगाकर वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि ये कुछ F का वर्क आ रहा है। तो अब सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। इस समय एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। तो अब देखो, इस समय स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा समझना। ये ब्लॉक अपनी जगह से x1 आगे चला गया है ना, ये अपनी जगह से x1 डिस्प्लेस हो गया और ये अपनी जगह से x2 डिस्प्लेस हो गया। तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया? ये आगे गया, अगर खाली ये आगे जाता तो x1 एक्सटेंशन आ जाता, लेकिन ये x2 आगे चला गया। तो इस समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आया होगा? x1 माइनस x2। ये अपनी जगह से x1 आगे गया और ये अपनी जगह से x2 इधर चला गया। तो स्प्रिंग कितना इलोंगेट किया? x1 माइनस x2।
एक तो ये इक्वेशन अपने पास लिखा हुआ है ज्योमेट्री से, ठीक है। हमको ये x का वैल्यू चाहिए। अब चलते हैं आगे। LMC तो यहाँ लगा ही नहीं सकते हम लोग। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन वर्क कर रहा है? तो वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय 2F प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। F के द्वारा कितना वर्क हुआ? तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग माने हैं x2, तो F के द्वारा कांस्टेंट फोर्स है F, तो F इंटू x2। 2F का वर्क, 2F इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, तो 2F इंटू x1 प्लस स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। तो फाइनल डिफॉर्मेशन x1 माइनस x2 मतलब x के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पूरा सिस्टम फाइनली v वेलोसिटी से जा रहा है, तो हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल हो गया 0। तो अब यहाँ से आया f कॉमन ले लें, तो x2 प्लस 2x1 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमको तो x का वैल्यू चाहिए। x, x1, x2 यहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है। ये v को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। v को हमको रिमूव करना है, तो अब v को कैसे हटाया जाए? पहले तो v को हटाने के लिए अपने पास एक इक्वेशन हम लोग LMC लगा देते थे। LMC तो यहाँ पर लग ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे? देखो, एक नया टाइप का चीज अब यहां होने वाला है। x इक्वल्स टू x1 माइनस x2, ये अपना पहला इक्वेशन था। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 3F है। देखो, तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, F एक्सटर्नल बाई टोटल मास। तो F एक्सटर्नल हो गया आगे की तरफ 3F और टोटल मास 3m। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F बाई m। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि दोनों का ही वेलोसिटी 0 है, और बाद में दोनों का वेलोसिटी v है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी v होगा, vcm फाइनल इक्वल टू v। और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो भाई m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये उसका डिस्प्लेसमेंट और ये उसका वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगाकर इन सबको रिलेट कर देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर इनिशियल 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन हो गया f बाई m और डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस पूरे में से m कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। ये बचने वाला है x1 प्लस 2x2 बाई 3। ठीक है, तो x1 प्लस 2x2 अपॉन 3, ये आ गया v स्क्वायर का वैल्यू, उठाकर यहां पे रख देते हैं। ये अपना थर्ड इक्वेशन, इस v स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो f इंटू x2 प्लस 2x1 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3m, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f बाई m इंटू x1 प्लस 2x2 बाई 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 से v स्क्वायर का वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए। अब यहां से इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये m3
ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आया f इंटू x2 प्लस 2x1 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा f इंटू x1 प्लस 2x2। इसको ले आते हैं इधर और ये हाफ के एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं f इंटू x2 प्लस 2x1 माइनस f इंटू x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें से f कॉमन आया, x2 प्लस 2x1 माइनस x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है f इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और x1 माइनस x2 तो खुद x के बराबर है, तो यहाँ से आया fx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इस पूरे में से x उड़ गया और x का वैल्यू आ गया 2f/k। ये इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया। किसके बराबर? 2f/k के बराबर। बात क्लियर है? तो ये वाला जो आया है ये हुआ ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। अब देखते हैं इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सबसे पहले तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दिख क्या रहा है। कन्वर्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो हम लोग को सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ये सारा काम कर लेते हैं। तो भाई ACM कितना है? F एक्सटर्नल बाई टोटल मास, तो 3F/3m। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/m हो गया। तो फोर्स ऑन m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब m पे फोर्स देखेंगे तो कितना दिखेगा? एक तो ये 2F लग ही रहा है प्लस सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स कितना लगेगा? मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, m इंटू ACM के बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर है, तो इस पे इधर सूडो फोर्स लगेगा कितना? m इंटू ACM। ये सूडो फोर्स का वैल्यू हो गया, तो कितना आ गया? F के बराबर। फोर्स ऑन 2m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो एक तो जो ये फोर्स है वो वाला प्लस सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स कितना आ जाएगा? समझ रहे हो ना कर क्या रहे हैं हम लोग? दोनों ब्लॉक पर कुछ कुछ फोर्सेस लग रहा है, तो जो ये फोर्स लग रहा है ये तो हर फ्रेम में लगेगा ही, प्लस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सूडो फोर्स और लगने लग गया, तो F और सूडो फोर्स लगेगा -2m इंटू F/m। तो F - 2F ये आ गया -F। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस पे नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है।
तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हिसाब किताब कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये m, इधर ये 2m, इस पर फोर्स लगा F और इस पर फोर्स, नेट फोर्स जो फोर्स लग रहा था प्लस सूडो फोर्स मिलाकर, इस पर F इधर लगा और हम लोग चले गए COM फ्रेम में। तो यहां सेंटर ऑफ मास है, ये तो फिक्स्ड हो गया। अब देखो ये जो सिस्टम बना, पहले बात जो यहां पर गौर करने लायक है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम पर देखो नेट फोर्स 0 आ गया, F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है। तो हम लोग एक पॉइंट देखे थे कि किसी भी सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। तो वो बात यहां पे दिख रहा है। अब काम अपना आसान हो चुका है। इधर वाला जो पोर्शन है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K2 होगा। अब ये दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फिर से कन्वर्ट हो चुका है, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग। मतलब बिल्कुल ऐसा कि ये बीच में वॉल है, इधर एक है और इधर एक है, इधर ये F, इधर भी F। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, बिल्कुल ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो अब दोनों का मैक्सिमम एक्सटेंशन अलग अलग देख लेंगे। इसके लिए तो सीधा रिजल्ट हम लोग को मालूम है। मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका इधर आया x1, जिस समय इसका वेलोसिटी 0 होगा, और इधर मैक्सिमम एक्सटेंशन आया x2, इसका वेलोसिटी 0, और मैक्सिमम एक्सटेंशन x1 प्लस x2 होगा। तो एक एक करके देखना है खाली, एक इधर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक इधर है। तो डायरेक्टली हम लोग को पता है कि सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैक्सिमम एक्सटेंशन 2F बाई K1, ट्वाइस ऑफ नेट फोर्स बाई K, और इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन 2F बाई K2। तो टोटल स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। So x is equals to 2F by K1 plus 2F by K2। 2F कॉमन ले लेते हैं, 1 by K1 प्लस 1 by K2। 1 by K1 प्लस 1 by K2, ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगा हुआ है और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मिलाकर ही तो ये ओरिजिनल स्प्रिंग बनता है। तो 1 by K1 प्लस 1 by K2 तो डेफिनेटली किसके बराबर होगा? 1 by K के बराबर। तो ये जो पूरा मसाला है ये K1 K2 का सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो ये 1 by K हो गया। तो देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया 2F by K। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किए। अब ऐसे सिचुएशन में अगर डायरेक्टली कभी मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछेगा तो उसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। जैसे वेलोसिटी वाले केस में था v रिलेटिव अंडर रूट म्यू बाई के। यहां पर अगर हम लोग से मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछेगा तो हम लोग मैक्सिमम एक्सटेंशन बोल देंगे 2F0 बाई के। ठीक है, where F0 is mu into A relative। मैक्सिमम एक्सटेंशन जैसे सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लिखते हैं ना 2F बाई के, वैसे यहाँ पे 2F0 बाई के। F0 कितना बोलेंगे हम लोग? F0 म्यू इंटू ए रिलेटिव। जैसे इस केस में म्यू का वैल्यू कितना हो गया, इस केस में बात करें तो म्यू का वैल्यू 2m/3। ए रिलेटिव कितना हुआ देखना, इसके पास इधर एक्सेलरेशन a1 है, इसके पास इधर एक्सेलरेशन a2 है। ए रिलेटिव इज a1 माइनस a2। a1 का वैल्यू है 2F/m और a2 का वैल्यू है F/2m। तो ये हो गया 4F माइनस F, तो ये हो गया 3F/2m।
ये हो गया ए रिलेटिव का वैल्यू। तो भाई एफ नॉट कितना होगा, एफ नॉट इज म्यू इंटू ए रिलेटिव, म्यू इंटू ए रिलेटिव करोगे तो ये एफ के बराबर आ जाएगा। इस केस में एफ नॉट कितना आ गया एफ, तो तुम्हारा मैक्सिमम एक्सटेंशन 2f बाई के बराबर आ जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर पूछ लिया तो हम लोग डायरेक्टली बता देंगे, और कुछ पूछा तो फिर हम लोग को पता है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम को देख सकते हैं, कैसे ग्राउंड फ्रेम में सिस्टम को देख सकते हैं। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा सिस्टम दे दिया, इस पर 2f लग रहा है और इस पर f लग रहा है। फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। डायरेक्टली हम लोग 2f नॉट बाई के लिख सकते हैं। f नॉट इज म्यू इंटू ए रिलेटिव। देखते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1 का वैल्यू f बाई एम, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2 का वैल्यू 2f बाई 2m मतलब f बाई एम। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो जितना वेलोसिटी ये गेन करेगा उतना ही वेलोसिटी ये भी गेन करेगा। जब दोनों हर समय बराबर वेलोसिटी गेन कर रहा है तो दोनों के बीच का सेपरेशन ना तो बढ़ने वाला है ना ही घटने वाला है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बात करो तो बोल दोगे कि ए रिलेटिव 0 है, तो एफ नॉट 0 हो जाएगा तुम्हारा। यह सीधा यहां से दिख रहा है कि दोनों के पास एक्सेलरेशन अगर हर समय सेम है तो शुरुआत में सेम है, तो जितना ये आगे बढ़ेगा ठीक उतना ये आगे बढ़ेगा, तो स्प्रिंग में ना तो एक्सटेंशन आएगा ना ही कंप्रेशन आएगा, तो स्प्रिंग डिफॉर्म होने ही नहीं वाला है। ये दोनों इतना ही सेपरेशन मेंटेन करते हुए चलते रहेगा। तो डिफॉर्मेशन 0, ना तो एक्सटेंशन आने वाला है ना ही कंप्रेशन आने वाला है। और अगर ऐसा होता कि पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता इस तरफ आगे वाले के एक्सेलरेशन से, तो कंप्रेशन आने लगता। बात क्लियर है? तो ये अपना हो गया 2 ब्लॉक्स स्प्रिंग सिस्टम। चलते हैं आगे। एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इम्पल्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे से इसको डिनोट करते हैं, कई बार कैपिटल आई से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इम्पल्स क्या चीज़ है? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो इम्पल्स इज इंटीग्रल एफ डी टी। ये इम्पल्स है, इंटीग्रल एफ डी टी इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रल डी टी बचेगा, तो इम्पल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम। फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा फोर्स इंटू टाइम कर देंगे, अदरवाइज अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम लोग, इस क्वांटिटी को इम्पल्स बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टाइम का सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड हो गया। तुम देखोगे तो मोमेंटम का भी तुमको यही यूनिट मिलेगा ना, मोमेंटम का यूनिट निकाल के देखना, यही आने वाला है।
इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट सेम होता है। तो ये क्वांटिटी है इम्पल्स। अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन किए। एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि फिजिक्स में जब भी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया जाएगा कभी भी, तो उसका पर्पस एक ही है, हम कोई नया इक्वेशन बनाने वाले हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी इक्वेशन का पार्ट बनने वाला है, तभी उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम वहां पर लिया गया है। तो अब ये इम्पल्स हम लोग डिफाइन किए, फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट। ये कर क्या रहा है ना, ये इस क्वांटिटी का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझने का कोशिश करते हैं। जब हम किसी पर फोर्स लगाएंगे कुछ समय के लिए, ठीक है, तो अगर हम फोर्स कुछ समय के लिए लगा रहे हैं तो हम उसको वेलोसिटी गेन करा दे रहे हैं। वेलोसिटी गेन करा दे रहे हैं, उसके पास मास भी है, तो मतलब मोमेंटम गेन करा दे रहे हैं। तो जब हम किसी पर इम्पल्स लगाते हैं, कोई फोर्स कुछ समय के लिए लगाते हैं, है ना, एक फोर्स कुछ समय के लिए लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फोर्स इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट है इम्पल्स, ये मोमेंटम देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई फोर्स कुछ समय के लिए लगाया गया तो उस ऑब्जेक्ट को मोमेंटम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, छीन भी सकते हैं। आगे जा रहा है, उधर जा रहा है ऑलरेडी, हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं कुछ टाइम तक, ठीक है, तो इधर जा रहा था, हम इधर खींचने लगे, कुछ समय तक खींचे, तो हम जो इम्पल्स दिए उससे उसका मोमेंटम कम हो गया। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये जो हम बात बोल रहे हैं इसको इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। तो भाई हम ये नया क्वांटिटी क्यों डिफाइन किए? क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं इसको इक्वेशन में डालना है। देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट ऐसे ही सेम नहीं है, ये दोनों आपस में रिलेटेड भी है। देखो, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ याद होगा। F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, dt इधर ले आओ, F इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी पी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो F इंटू डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी पी, फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम P1 टू P2। तो इधर वाला जो चीज है, ये T1 से T2 टाइम तक लगने वाला इम्पल्स